गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज फोर्थ फॉर जेट आईसीआर बीएचयू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस सीरीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेट आईसीआर बीएचयू को क्रैक करने में आपको काफ़ी मददगार होंगे। आइए डिस्कस करें। चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल साइसार अरेटिनम। जो चना है वो लेगुमिनेसी कुल का सदस्य है और ये दाल वाले पादप होते हैं। इनकी एक विशेषता होती है जिनकी जड़ों पर फुंसी जैसी संरचना नोडुल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनमें सहजीवी जीवाणु राइजोबियम लेगुमिनेशियरम पाया जाता है। चूँकि ये प्लांट डायरेक्ट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनको वो यौगिक के रूप में ही ले सकते हैं, इसलिए ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। क्या करेंगे? उस नाइट्रोजन को उसके यौगिक के रूप में क्या करते हैं? बदल देते हैं। अतः इसमें जो जैव उर्वरक अर्थात बायो फर्टिलाइजर ये कहलाते हैं, तो राइजोबियम इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी एजोटोबैक्टर जो कि भूमि के अंदर पाया जाता है, ये अवायवीय बीजाणु होता है, जीवाणु होता है। एंड एजोला ये किस में? पैडी अर्थात जो चावल धान जो उगाया जाता है वहाँ पर क्या करता है? प्रयुक्त होता है। ओके, तो फर्स्ट राइजोबियम। सेकंड बेटा, किस सिंचाई विधि का विकास इजराइल से हुआ है? हमें ये मालूम है कि इजराइल का जो क्लाइमेट है, इजराइल की जो जलवायु है, हमारी जलवायु से काफ़ी क्या है? मेल खाती है। हम यहाँ से प्रतिवर्ष बहुत ही कुशल जो कृषक होते हैं वहाँ से ट्रेनिंग दिलवाते हैं और यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी जो फसलें होती हैं उनसे बहुत ही अच्छी क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं, क्योंकि हम वहाँ से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी सीख के आते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेते हैं। उनमें से एक ड्रिप इरिगेशन जो कि इजराइल की ही क्या है? सिंचाई योजना है, जिसके अंदर प्लांट की जो जड़ होती हैं वहाँ पर पतली पतली नली क्या कर दी जाती है? फैलाई जाती है और उन नलियों में कुछ ऐसे छेद होते हैं कि वो बूंद बूंद करके पानी रिसता रहता है, जिससे कि पूरा का पूरा पानी उन पादपों को प्राप्त होता रहता है और साथ ही पानी का हाश भी नहीं होता है और पानी शीघ्र ही पादपों के उन स्थानों तक पहुंचता है जहां से कि पादप क्या करते हैं? जल को अवशोषित करते हैं। बाकी बौछार और कुंड विधि, पोर्टर विधि इसकी नहीं है। सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट से ड्रॉप्सी नामक रोग होता है? ड्रॉप्सी रोग। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप्सी रोग जो बेटा होता है वो एक ऐसा पादप होता है जो कि सरसों के बीज के समान ही उसके बीज होते हैं और उसमें से जो तेल निकलता है वो हमारे ड्रॉप्सी यानी कि इसके अंदर पैर क्या हो जाते हैं? काफ़ी फूल जाते हैं। ये रोग आज का रोग नहीं है, यह एक बहुत ही प्राचीन समय का रोग है। मध्यकालीन भारत में ऐसा माना जाता है जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनको भी इस रोग से ही क्या है? मृत्यु हुई। ओके, ये सामान्यतः अमरबेल जो कि एक परजीवी है, कौन सा? पूर्ण परजीवी है। कशकुटा जो कि पीले पीले धागे के समान टेलीफोन के खंभों पर या झड़बेरी पर क्या होती है? फैली हुई होती है। माना जाता है कि यह एक द्विबीजपत्री क्या होता है? परजीवी पादप होता है। इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, राइट ना। इसमें द्विबीजपत्री बोलते जरूर हैं, लेकिन जो दो पत्ती समान संरचना होती है उसको कोटिलेडन्स के रूप में सदृश देखा जाता है। मोथा ये भी क्या है? एक खरपतवार है, बट इससे ये नहीं होता। प्याजी जो अपने गेहूं या सरसों के अंदर क्या है? एस्पोडिलस टर्निफोलियम एक खरपतवार होता है जो बिल्कुल प्याज के सदृश ही होता है। इसमें सफ़ेद सफ़ेद जो क्या होते हैं? फ्लावर आते हैं, लेकिन इसका जो बीज होता है वो इस तरीके के रासायनिक पदार्थ का श्रावण नहीं करता है। बच गया कौन सा? सत्यानाशी अर्जिमोन मैक्सिकाना। बरबंडा क्या है? अर्जिमोन मैक्सिकाना जो प्लांट होता है जिसको कि एक देशी भाषा में बरबंडा बोलते हैं। ये जो पादप है इसके जो बीज होते हैं वो ब्लैक कलर के बीज होते हैं, जैसे सरसों के बीज होते हैं। और बेटा एक पादप की विशेषता ये है कि ये मरुद्भिदीय पादप है। इसकी पत्तियां इतनी कटी फटी और कांटों के रूप में होती हैं और इनमें से निकलने वाला एक येलोइश लेटेक्स होता है जिसमें इतना कशीलापन होता है कि इसे बकरियां भी नहीं खाती हैं।
या ना। तो इसका जो बीज होता है वो क्या है, सरसों के बीज के समतुल्य होने के कारण से क्या कर दिया जाता है, जो भी किसान या कोई भी ये समझिए कि कम समय में ज़्यादा कमाना चाहता है किसी भी तरीके से, तो वो इसको मिला देता है और उससे जो तेल निकलता है उसमें इसके बीज का भी निकलेगा, तो वो उसमें मिल जाता है और हम जब उसको खाते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, मृदा में नत्रजन यानी कि मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। मैंने पहले ही बताया चना क्या लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। इन पादपों की विशेषता होती है कि इनकी जड़ों पर क्या पाई जाती है, फुंसी समान संरचना पाई जाती है, जो कि नोडुल्स होते हैं और उसमें सहजीवी जीवाणु होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, यौगिक में बदलने का काम करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा प्लांट है जो इस कुल का सदस्य है, यानी कि दाल शब्द बोला है तो दाल तो कौन सी है, उड़द है, लेकिन एक्सक्लूडिंग मेथड के अनुसार भी कि गन्ना नहीं, मक्का नहीं, गेहूं, क्योंकि ये सब क्या हैं, अनाज, जिसको ये गेहूं, मक्का, यहाँ पर क्या आ गया, गन्ना, सभी एक बीजपत्री हो गया। लेकिन उड़द क्या है, द्विबीजपत्री है और दाल वाला पादप है जिसकी मूल पर क्या पाई जाती है, नोडुल्स पाई जाती हैं और उनमें सहजीवी जीवाणु होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, यौगिक में बदलता है। राइट बेटा। नेक्स्ट, भू परिष्करण का मुख्य स्रोत है। भू परिष्करण, भूमि का जो परिष्करण यानी कि भूमि का रखरखाव, उसकी मेंटेनेंस का एक क्या है मुख्य स्रोत, यह है कि मृदा, भूमि में क्या है, जो मृदा होती है उसके कणों का जो टेक्सचर, उसकी कणों की क्या करना, हमको यथास्थिति यानी कि उसकी दशा को सुधारना होता है। मृदा की भौतिक दशा सुधारना होता है, न कि इसमें खेत या मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, मिट्टी जैव अवशेषों को बढ़ाते हैं, बल्कि मृदा की जो भौतिक दशा होती है वो उसका क्या किया जाता है, यहाँ पर सुधार किया जाता है। नेक्स्ट, गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियां बोना कहलाता है। बेटा, जब हम खेती करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे चना होता है, चना बोते हैं तो उसमें एक अलाई किसकी लगा देते हैं, सरसों की भी लगा देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है कि पाले की स्थिति के अंदर जब सर्दियों में पाला पड़ता है तो क्या कर देती हैं, वो काफ़ी हद तक पास वाले पादप को क्या करती हैं, उससे बचाने का काम करती हैं, अर्थात रक्षक पंक्ति का कार्य करती हैं। इसी प्रकार से एक ये भी होता है कि कोई फसल बोते हैं तो उसके चारों ओर क्या कर देना, उस फसल की क्या कर देना, चारों तरफ लाइन बो देना, जिससे कि वो उसको रक्षक पंक्ति का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर गन्ने की खेत के चारों ओर सनई की जो फसल की पंक्तियाँ बोया जाती हैं तो वो सहचर फसलें नहीं, सहचर भी नहीं होंगी, सहायक भी किसी चीज़ में थोड़ी ना सहायक फसलें हैं, मिश्रित फसल भी कि उसको मिलाकर थोड़ी ना बो रहे हैं, तो बच गया क्या, रक्षक फसल के रूप में काम करती हैं कि वो उसकी सुरक्षा का कार्य करती हैं। ओके, मक्का की उत्पत्ति स्थल माना जाता है कि मक्का का जो उत्पत्ति स्थल होता है वो मैक्सिको है। क्या है, मैक्सिको है। बेटा, चाइना, जापान और भारत ये मक्का का क्या है, उत्पत्ति स्थल नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से आलू की सुषुप्त अवस्था दूर करने के काम आने वाला रसायन। आलू एक रूपांतरित भूमिगत तना है जिस पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, नोच समान संरचना पाई जाती हैं और ये नोच समान संरचना अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और ये अंकुरित होकर क्या कर देता है, पादप का निर्माण करता है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर क्या कर दिया जाता है, निम्न ताप पर क्या कर दिया, सुषुप्त अवस्था को उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि ये प्रस्फुटित नहीं हो पाता है और आलू सुषुप्त अवस्था में रहता है। लेकिन आलू, इस क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से आलू की सुषुप्त अवस्था, इसको कैसे दूर करेंगे सुषुप्त अवस्था को कि ये प्रस्फुटित हो जाए, तो इसके लिए यूरिया तो उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं। यहाँ पर थायो यूरिया, क्या बोल दिया, थायो यूरिया, एग्लॉल, एरिटॉन, तो यहाँ पर कौन सा होगा, थायो यूरिया। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। बात आती है मूंगफली भी क्या है, दाल वाले पादपों में ही है और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पर मूंगफली, तो मूंगफली में 10% नहीं, 15% नहीं, 20% नहीं, कितनी पाई जाती है, 27% पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, फलों को सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य क्यों कहा जाता है, किसको, फलों को सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा फलों के अंदर आपको मालूम होना चाहिए विटामिन्स भी पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, उसमें शुगर भी पाई जाती है। फल क्यों मीठे होते हैं, फ्रूट शुगर के कारण। कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है।
इसलिए क्या हो गया, इसमें क्या होगा, विटामिन एवं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण से ये क्या होते हैं, खाद्य के रूप में काम में लेते हैं। न कि ये होना चाहिए कि इसमें अधिक आय किसान प्राप्त करते हैं। 9, ये स्वास्थ्यवर्धक एवं भूमि के क्षरण को रोकते, इससे मतलब नहीं उपरोक्त सभी नहीं, विटामिन एवं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य कहलाते हैं। फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली कौन सी क्रांति संबंधित है? फल उत्पादन, तो ध्यान में रखिए बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं, जिसमें जैसे हरित क्रांति, ये अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने वाली क्रांति है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। इंद्रधनुषी, यह कृषि के चहुमुखी विकास के लिए उत्तरदायी होती है। और सुनहरी क्रांति जो कि फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली होती है। ओके, गंगानगर और हनुमानगढ़, हमको नाम आते के साथ मालूम चल जाता है कि इस ज़िले में कौन सा फल उत्पादन प्रमुखता से करते हैं। तो बेटा यहाँ पर माल्टा है, संतरा है, कीनो है, ये सभी क्या होते हैं, यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। जबकि आंवला कहाँ पर है, जयपुर में ज़्यादा होगा। अनार जालोर से है। खजूर जो है कि पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर खजूर के लिए फास्फोरस की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उगता है, कम पानी में भी चलेगा। ओके, इसलिए क्या है, कीनो कहाँ पर होता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। आलू पादप के कौन से भाग में से रुख का रूपांतरण है? अरे आलू मैंने अभी बताया, यह भूमिगत रूपांतरित तना है, न कि जड़ है, न कि पत्ती है, न कि शाखा है। ओके, नेक्स्ट, विषाणु रहित पौध कौन सी प्रवर्धन विधि से तैयार कर सकते हैं? विषाणु रहित, विषाणु का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी पौध कैसे? तो ये विषाणु का कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो, यह अवस्था कहलाती है अजर्म। ओके, निजर्म, नीजर्म। ओके, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जर्म नहीं हो। बेटा कलम लगाएंगे तो भी कोई ना कोई इन्फेक्शन तो होगा ही, कहीं से कट लग रहा है, कहीं स्थान खुला रह गया, दाब लगाएंगे तो भी वहाँ से क्या होगा, कोई टूट फूट रहती है। उपरोपण, इन विधियों में किसी में कोई ना कोई में क्या होगा, इन्फेक्शन होना अपरिहार्य होता है। बट उत्तक संवर्धन एक ऐसी कृत्रिम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा जिसके अंदर संवर्धन माध्यम में निजर्म स्थिति के अंदर क्या किया जाता है, पौध को उगाया जाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। अतः यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, पलवार से बचाव होता है। पलवार, इसका मतलब होगा मल्चिंग। व्हाट डू यू मीन मल्चिंग? बेटा मृदा क्षरण को रोकने की यह भी एक विधि है, जिसके अंदर खेत पर क्या कर दिया जाता है, जो मृदा है उसके ऊपर भूसा, पत्ती आदि फैला दी जाती हैं। जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी सीधे मिट्टी पर न गिर के इस भूसे पर गिरता है, परिणाम स्वरूप मिट्टी का कटान रुक जाता है और पानी धीरे धीरे मृदा में क्या हो जाता है, रिश्ता रहता है और उसमें नमी बनी रहती है। अतः इसमें क्या होगा, किससे बचाव होता है? रोग का, नौ, कीट का, नमी का कोई नहीं, तो मैंने बताया किसका, नमी का। नेक्स्ट, प्रोटोगाइनी संबंधित होता है। प्रोटोगाइनी बेटा, प्रोटोगाइनी एंड प्रोटेंड्री, ये दो टर्म हैं। प्रोटोगाइनी, प्रोटो का मतलब पहले और गाइनी का मतलब गाइनोशियम। गाइनोशियम का मतलब क्या होता है, मादा जननांग। और प्रोटोएंड्रिया क्या हो गया, एंड्रोशियम, ये क्या होगा, नर जननांग। दोनों ही पुष्प में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अतः जो भी पहले उत्पन्न होता है उसी को प्रोटो नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर प्रोटोगाइनी का मतलब होता है गाइनोशियम का पहले उत्पन्न होना। तो ये कहाँ पर उत्पन्न होगी, किस में होगी? जड़ में भी नहीं होगी, तने में भी नहीं होगी, पर्ण में भी नहीं होगी, किस में होती है, पुष्प में होती है। ओके, भंडारण में प्याज को उपचारित करते हैं। आपकी जानकारी के लिए, जिस प्रकार से आलू का कोल्ड स्टोरेज होता है, ऐसे ही प्याज को भी स्टोरेज करने का क्या होता है, स्थान होता है, जहाँ पर इसका भंडारण किया जाता है लार्ज अमाउंट में। यदि वहाँ पर लार्ज अमाउंट में करते हैं और प्याज काफ़ी दिनों तक रहती है और धीरे धीरे अगर वो अंकुरित हो गई तो शल्क कंद खराब हो जाता है। अतः उसको किस ऐसे रसायन से उपचारित करते हैं कि वो प्रस्फुटन नहीं हो पाए? तो यहाँ पर देखो, जिब्रेलिक एसिड, ये तो वृद्धि प्रेरक हार्मोन होता है। 2,4-D हाइड्रोक्सीफिनॉक्सिक एसिड, ये कैसे है, वेडिसाइड, खरपतवार नाशी होता है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये क्या होता है, रूटोन होता है, जड़ों का प्रारंभिकीकरण को प्रेरित करता है। यहाँ पर मैलिक हाइड्रोजाइड, यह रसायन जो मैलिक हाइड्रोजाइड होता है, ये 2500 से 3000 ppm
क्या है छिड़काव किया जाता है, जिससे कि इसका क्या हो जाता है, इससे यानी कि इससे उपचारित किया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जड़ उत्पत्ति वाला हार्मोन। जड़ों को प्रस्फुटित कौन सा हार्मोन करता है, जो कि रूटोन कहलाता है। मैंने बताया कि गुलाब की जो कलम है जब हम लगाते हैं तो गुलाब की कलम काटकर नीचे से तिरछा काटते हैं तो उसको तनु IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड के तनु विलियन में जब डिप करके गीली मिट्टी में तिरछा करके लगाया जाता है और उसका शीर्ष भाग जो कि खुला रहता है उसको गीले गोबर या मिट्टी से ढक देते हैं और उसको प्रॉपर हम सिंचाई देते हैं, तो कुछ ही दिनों में उसमें जड़ क्या हो जाती हैं, प्रस्फुटन प्रेरित होता है। किसके कारण से? इंडोल ब्यूटारिक एसिड से। और धीरे धीरे प्रस्फुटित होने से वो एक नए पादप में परिवर्तित हो जाता है। अतः इंडोल ब्यूटारिक एसिड यहाँ पर रूटोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्या है ये जिब्रेलिक एसिड वृद्धि प्रेरक हार्मोन, क्या है इंडोल एसिटिक एसिड एक प्राकृतिक क्या है ऑक्सीजन हार्मोन, ये भी वृद्धि प्रेरक हार्मोन होता है। काइनेटिन होता है, साइटोकाइनिन में आता है। तो बच गया क्या? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक एसिड इज ए रूटोन। अनार का व्यावसायिक प्रसारण। अनार एक व्यावसायिक फसल है। अनार को क्या किया जाता है? व्यावसायिक कार्य के लिए, ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्न कर सकें, उसके लिए इसको तैयार किया जाता है। जितना बड़ा अनार प्राप्त होगा, जितना जल्दी अनार प्राप्त होगा, हमें उतना ही फायदा होता है। अतः ऐसे पादप जो व्यापारिक दृष्टि से महत्व के होते हैं तथा काष्ठीय होते हैं, उनकी शाखाओं को झुकाकर नीचे की दबाए नहीं जा सकता है। अतः उनमें एक ही क्या होती है, कायिक प्रवर्धन विधि होती है, वो होती एयर लेयरिंग अर्थात घुटी विधि। क्या होती है? घुटी विधि। ये घुटी विधि होती क्या है, ये हम देखें। ये पादप है, इसकी जो शाखा होती है, इस शाखा का जो बार्क होता है, तेज धार वाले चाकू से क्या कर दिया जाता है, इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। जब हटा देंगे तो बीच में से क्या बचता है बेटा? ये बचता है इसमें काष्ठ, जाइलम, वुड, जो कि जल संवहन का कार्य करता है। इसमें हम उस चाकू से एक गहरा घाव कर देते हैं और इसको घाव करने का तात्पर्य होता है कि वहाँ पर हीलिंग होगी। वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो सेल डिवीजन के लिए क्या होती हैं, प्रेरित होती हैं, और वहाँ तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है, जिससे कि वो गीली होने के कारण वहाँ से जड़ें भी क्या हो जाती है, प्रस्फुटित होती है। अतः इसके लिए यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, या तो टाट पट्टी से या मोस से क्या कर दिया जाता है, इसको बांध दिया जाता है और इस पर या तो किसी नली के द्वारा या एक पानी की भरी हुई मटकी लगा देते हैं, जिसमें एक छेद कर देते हैं और वो छेद से बूंद बूंद करके पानी इस पर गिरता रहता है। इसको किसी रस्सी से बांध देते हैं और जिससे कि ये सूखे नहीं, इसका ऊतक सूखे नहीं और ये गीला रहे, और इसकी कोशिकाएं बार बार जहाँ घाव था तेज़ी से विभाजित होती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पे जड़ प्रस्फुटित तो हो जाते हैं। यदि इस शाखा को क्या कर दिया जाए, यहाँ से काट कर गीली मिट्टी में क्या कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो एक नए पादप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अतः अनार का व्यावसायिक प्रसारण कौन सी विधि से? बीज से भी नहीं होगा, कलम से भी नहीं होगा, उत्तक संवर्धन से नहीं होगा, किससे होगा? घुटी विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट, आंवले में पुष्पन का समय। आंवले में पुष्पन का समय जनवरी और फरवरी माह में नहीं होगा, अत्यधिक ठंड होगी। जून और जुलाई में अत्यधिक गर्मी होती है। अक्टूबर नवंबर में भी नहीं होगा। बच गया कौन सा है यहाँ पर? मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में क्या होता है, इसमें पुष्पन का समय पाया जाता है। स्टूडेंट, आज इतना ही। इसमें कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि हम आपके लिए वचनबद्ध हैं कि आपका जेट ICAR BHU में हम सिलेक्शन ज़रूर करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू।